जय हिंद एवं नमस्कार दोस्तों मिडिल ईस्ट में एक ऐसा समुदाय है, एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके पास अथाह जनसंख्या है, लेकिन उसके पास खुद का राज्य नहीं है। और उसके बावजूद उसके पास पर्टिकुलर मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी आर्मी भी है। और अगर ये कम्युनिटी अपनी आर्मी के साथ मिडिल ईस्ट के इस गृह युद्ध में, इस युद्ध में घुस जाती है, तो फिर यहां पर एक बड़ा गेम चेंज हो सकता है। और हुआ भी कुछ ऐसे ही है। ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है कि ट्रंप अब और अमेरिका अब कुर्दों का उपयोग करेगी, मतलब कुर्दों के कंधों के ऊपर बंदूक रखकर अमेरिका ईरान के अंदर एंट्री करेगा, तो अपने आप में यह बड़ा गेम चेंजर हो सकता है इस पर्टिकुलर ईरान और अमेरिका के वॉर में। और ऑपरेशन जो एपिक फ्यूरी अभी और ज्यादा इंटेंसिफाई हो चुका है। देखा जाए तो भले ही अमेरिका इजराइल दोनों ने मिलकर जो ईरान की नेवल फोर्स से, एयरफोर्स से उसे तबाह करने का काम किया है, लेकिन फिर भी ग्राउंड रियलिटी यहां पर बिल्कुल अलग है। अगर आज के समय में अमेरिका को ईरान के अंदर एंट्री करनी है, वहां पर अपनी खुद की सेना भेजनी है, तो फिर उसे एक ऐसी ट्रस्टफुल मिलिट्री की आवश्यकता है जो उसके इंटरनल पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से जानती है। और अपन जिसकी बात करें उसका नाम है कुर्द। और कुर्दों की अगर बात की जाए तो यह दुनिया की सबसे बड़ी एथनिक पॉपुलेशन वाला एक कम्युनिटी है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, अभी तक इनका खुद का कोई देश नहीं है। और अगर आप इनकी जनसंख्या की बात करेंगे तो इनके जो टोटल पॉपुलेशन वो मोर देन 40 मिलियन है। आप इमेजिन कर सकते हैं 40 मिलियन वाला एक ऐसा समूह जिसके पास खुद का देश नहीं है। लेकिन जब कभी भी यहां पर ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो हमेशा ह्यूमन राइट्स में भी आपको उस तरह की हिपोक्रेसी देखने को मिलेगी, जिसमें एक पक्ष के बारे में तो सुनेंगे, लेकिन कभी भी आपको कुर्दों के बारे में नहीं सुनने मिलेगा। बल्कि इन्हें अगर एक शैडो एमवीपी कहा जाए, एक ऐसा समुदाय कहा जाए जिन्होंने आईएसआईएस का खात्मा करने में सबसे अहम भूमिका निभाई है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या ये जज्बा रखते होंगे, क्या करेजियस से ये कुर्द कम्युनिटी होगी। तो आइए पूरा मसला समझते हैं कि आखिरकार क्यों अमेरिका को कुर्दों की सहायता लेनी पड़ रही है। क्योंकि यहां पर ट्रंप अर्जेस ईरानियन कुर्द टू अटैक ईरान एज वॉर वाइडन्स। और याद रखिएगा, ये जो कुर्द है ये सिर्फ ईरान में ही नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इनकी जो एथनिसिटी की बात करेंगे तो ईरान के आसपास के सारे देशों में ये आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हां, ईरान में इनकी बड़ी तादाद है। और अगर ईरान के इस कॉन्फ्लिक्ट में इनकी एंट्री होती है तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं गृह युद्ध छिड़ सकता है। यहां पर अमेरिका ईरान में एक एंट्री करना चाह रहा है कुर्दों के माध्यम से। तो पूरा मसला मैं आपको समझाता हूं, लेकिन आपको ध्यान होगा कि अभी भारत के न्यू दिल्ली में रायसीना डायलॉग चल रहा है। और रायसीना डायलॉग में ईरान के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है खातिब ज़दह, उनका एक स्टेटमेंट आया। मैं आपको पहले बता देता हूं, इमेज में आपके खातिब ज़दह, उन्होंने बोला है, दिस वाज एन एक्सटेंशियल वॉर फॉर ईरान, लीविंग अस विद नो चॉइस बट टू रिस्पॉन्ड वेयर एवर American attacks originated from Iran. Deputy Foreign Minister Saeed Khatibzadeh said at the Raisina Dialogue Conference in Delhi on Friday। मतलब अभी की न्यूज है ये। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहां पर ईरान के पास, ईरान के हिसाब से कोई और ऑप्शन नहीं है। और कारण यही है कि जहां जहां अमेरिका के सेटलमेंट है पूरे मिडिल ईस्ट में, जहां जहां अमेरिका के सेटलमेंट है, ईरान वहां पर हमला करने में नहीं झिझकेगा। और कारण यही है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में भले ही अमेरिका इजराइल दोनों मिलकर दांव लगा रहे हैं, बिल्कुल फोर्सफुली यहां पर हर तरीके का संभव प्रयास करें, लेकिन ईरान के पास भी बहुत सारा असला बारूद है और वो टारगेट कर रहा है अमेरिका के जितने भी मिलिट्री सेटलमेंट से पूरे मिडिल ईस्ट में। और सुनिएगा ध्यान से, कतर में जो अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है जिसका नाम है अल अदीद, उसके ऊपर भी ईरान ने अटैक करके ये तो बता दिया है कि वो अमेरिका के नाम से और इजराइल के नाम से बिल्कुल नहीं डरता है। क्योंकि ये ईरान के लिए भी अब कौन सी लड़ाई बन चुकी है, एक्सटेंशियल वॉर बन चुका है। तो दोस्तों अब मैं आगे आपको बताता हूं, लेकिन यहां पर उसके पहले आपके लिए क्यूआर कोड दिया है। अगर आपको इस तरीके के हमारे अपडेट्स पसंद आ रहे हैं तो यहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। इसे जब आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे, जहां आपको हर तरीके के अपडेट्स मिल जाएंगे। इवन फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर बेस्ड जो हमारी पीडीएफ अपलोड होती है वो भी आपको यहां मिल जाएगी। तो यहां समझिएगा बात को, मेरे ख्याल से ग्लिम्स समझ में आ गई होगी। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कुर्दिस्तान की। वैसे तो कुर्दिस्तान कोई देश नहीं है, लेकिन हां, इसे देश होना चाहिए, क्योंकि अपन जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं दुनिया में सबसे बड़ी एथनिक कम्युनिटी है जिसके पास खुद का कोई देश नहीं है। और अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहां पर ये जो येलोइश कलर में डॉट्स दिए गए हैं, ये एक्चुअली में कुर्दिस्तान और कुर्द होना चाहिए। ये वो एरिया है जहां पर कुर्द पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पाई जाती है। कुल मिला के अब पीपल विदाउट होम बोला जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और अगर आप इनका पॉपुलेशन का स्ट्रेस देखेंगे तो सबसे ज्यादा कुर्द जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्स 18 मिलियन के वो है टर्की में। ईरान में ये 8 मिलियन है। और ये जो 8 मिलियन जो कुर्द है ये काफी बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं इस पर्टिकुलर जो वॉर चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। तो यहां पर अमेरिका यह चाह रहा है कि ये जो 8 मिलियन है, 80 लाख लोग जो लगभग है, इनकी सहायता ली जाए
ईरान के अंदर घुसने में, क्योंकि अभी जो वॉर चल रहा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के माध्यम से, आपने देखा होगा अमेरिका ने ईरान की नेवी और ईरान की जो एयरफोर्स है इसे खत्म करने की कसम खाई है, क्योंकि जब तक ये इसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेगी तब तक ये पॉसिबल नहीं रहेगा कि अमेरिका भी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान के नीचे लोकेटेड है वहां पर कंट्रोल कर पाए, क्योंकि यहां पर ईरान और ईरान की जो खुद की आर्मी है, प्राइवेट आर्मी अपन बोल सकते हैं आईआरजीसी, वो इन्हीं दो के माध्यम से अमेरिका की नाक में दम कर रहा है। तो यहां पर भारत का भी मैं आपको एक पक्ष बता दूं, भारत के जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री मोदी, मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी, आपने सुना होगा कि अभी बीच में काफी दिन पहले, मतलब काफी महीने पहले, लास्ट ईयर वो साइप्रस गए हुए थे। जब वो साइप्रस गए थे तो उन्होंने कुर्दों की भी बात कही थी। तो यहां पर भारत का भी एक अपना बड़ा मोटिव है, अगर भारत कुर्द को सपोर्ट करता है तो ये बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि कुर्द वो पॉपुलेशन है जो टर्की में भी रहती है। और अगर आप बात कर रहे हैं टर्की की, तो टर्की वो देश है जिसने भारत का कभी भी सपोर्ट नहीं किया है, बल्कि हमेशा पाकिस्तान को ही इसने एड प्रोवाइड कराई है। और आपको ध्यान होगा ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो टर्की ही वो देश था जिसने पाकिस्तान में ड्रोन्स भिजवाए थे, मिसाइल्स भिजवाई थी, और एक प्रकार से आर्म्स एंड एम्युनिशन के माध्यम से पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। कश्मीर के मसले के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो कुल मिला के अगर आज के समय में भारत को भी टर्की को काउंटर करना है, या फिर टर्की से जैसे और टर्की से मिली जुली वाली जो एक आइडियोलॉजी है उसको काउंटर करना है, तो भारत के लिए भी ये जरूरी बन जाता है कि अब वो खुले तौर पर कुर्दिश पीपल और कुर्दिश कम्युनिटी का सपोर्ट करे। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, बस एक कम्युनिटी नहीं है बल्कि बहुत महत्वपूर्ण कम्युनिटी है। अब पीपल विदाउट अ होम कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और यहां पर ये भी बहुत लंबे समय से पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं। कुर्दों की कुल मिला के बात की जाए तो टोटल पॉपुलेशन इनकी इमेजिन करिए 40 मिलियन के अप्रॉक्स है। 40 मिलियन किसी एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन है, लेकिन उसके पास देश नहीं है। और यहां पर जो ज्यादातर आपको मिलेंगे वो हमेशा मोस्टली सुन्नी मुस्लिम से मिलेंगे, और कुर्दिस्तान रीजन में ये पाए जाते हैं। और इनकी अगर लोकेलिटी की बात की जाए तो टर्की, ईरान, इराक, सीरिया और कुछ पार्ट्स ऑफ अजरबैजान भी आ जाते हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है जिसके पास खुद का कोई देश ही नहीं है। कुर्द समूह में हजारों की संख्या में लड़ाकू है। और अगर ईरान की बात की जाए तो देखिए कुर्द में बहुत सारे लड़ाकू है। आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन महिला है कौन पुरुष है। कहने का मतलब यही कि महिलाएं भी वहां पर उतनी ही करेजियस है जितने वहां के पुरुष हैं। तो यहां पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या जज्बा रख के ये लोग लड़ाई लड़ते होंगे। और ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका इनका साथ ले रहा है, मतलब 80 लाख पॉपुलेशन का अगर अमेरिका साथ लेना चाह रहा है ईरान के अंदर एक नया वॉर छेड़ने के लिए, एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने के लिए, यहां पर अगर बोलेंगे तो सिविल अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए, गृह युद्ध जैसी स्थिति बनाने के लिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका ऑलरेडी भली भांति जानता है कि कुर्द किस तरह की कम्युनिटी है और कैसे उसने पहले भी अमेरिका का सपोर्ट किया है। देखिए टर्की में इसकी पॉपुलेशन 20 मिलियन है, ईरान में इसकी 8 से 10 मिलियन है, इराक में 6 to 7 मिलियन है, सीरिया में 2 मिलियन है। मतलब अप्रोक्सीमेट 40 मिलियन कुर्द पूरे इस पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं। और देखिए ये वही जो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, ये पूरी वही कम्युनिटी है जिसने बहुत लंबे समय तक आईएसआईएस को एकदम बैकफुट पर रखा था। मतलब अगर किसी ने फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ी है आईएसआईएस के अगेंस्ट में तो वो कुर्द ही थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ये कम्युनिटी है पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में। और अगर ये पार्टिसिपेट करती है, जैसा कि हमारे पास न्यूज आ रही है, तो पूरा गेम चेंजर हो सकता है ये। अगर ईरान की बात की जाए तो देखिए अपन 8 मिलियन फिलहाल कुर्द की बात करते हैं। ये जो 8 मिलियन कुर्द है ये पर्टिकुलरली ईरान के एक तो कुर्दिस्तान रीजन में पाई जाती है, दूसरा वेस्ट अजरबैजान और तीसरा किरमनशाह। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका किरमनशाह है और ये आपका वेस्टर्न अजरबैजान रीजन है। और यहां पर अगर 8 मिलियन कुर्द का सहारा लेता है अमेरिका और उनकी एंट्री कराता है ईरान के अंदर, मतलब यहां पर हिस्टोरिकली जैसे पहले भी कुर्दों ने हमेशा सहायता करी है अगर कभी भी ईरान के अंदर किसी भी प्रकार का सिविल अनरेस्ट हुआ है। वो बात अलग है कि जब कभी भी सिविल अनरेस्ट क्रिएट हुआ है ईरान में तो वहां पर सप्रेस करने के लिए हमेशा आईआरजीसी सबसे सामने खड़ा है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इस स्थिति में ये बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकता है, क्योंकि अमेरिका तो चाह ही रहा है ना कि ईरान के अंदर बस उसकी एनी हाउ एंट्री हो जाए। बाहर के तो वो लड़ाई लड़ रहा है, बाहर की सेना से तो वो सामना कर रहा है जिसमें नेवी और एयरफोर्स आ जाता है, लेकिन अगर ईरान के अंदर उसे बड़ा गेम चेंज करना है, एक प्रकार से जमीन पर घुसना है, तो कुर्द के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और ऑलरेडी अमेरिका कुर्दों की सहायता ले चुका है। मैं आपको बताता हूं, देखिए कुर्दों के पास खुद का काफी बड़ा मिलिटिया ग्रुप भी है। मतलब ये वो ग्रुप है जिसने हमेशा ऑपरेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, फिर भले वो टर्की में हो, फिर भले वो सीरिया में हो, फिर भले वो इराक में हो। फॉर एग्जांपल
पीकेके की बात की जाए तो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, ये बेसिकली टर्की और इराक में ऑपरेट होती है। टर्की इसे एक टेरर आउटफिट भी मानता है, लेकिन इसने अपने आर्म्स उस वक्त हटा दिए थे जब उनके खुद के लीडर जिसका नाम है अब्दुल्ला ओकालन की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन फिर भी एक पीस पैक्ट होना था, लेकिन इस पीस पैक्ट को टर्की नहीं मानता है। टर्की इसे अभी भी एक मिलिट्री ऑपरेशन वाला एक टेरर आउटफिट मानता है जो टर्की के खिलाफ काम करता है। और इसके बाद आता है वाईपीजे, पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट, ये सीरिया में ऑपरेट होता है। वैसे तो टर्की इसे खुद ही का दूसरा हिस्सा मानता है, मतलब पीकेके का ही दूसरा पार्ट मानता है, लेकिन फिर भी वाईपीजे एक मेन कंपोनेंट बताई जाती है यूएस बैक्ड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की। मतलब यहां पर अमेरिका इन्हें सपोर्ट करता है, अमेरिका इन्हें ट्रेन करता है, आर्म्स पहुंचाता है, एम्यूनिशन प्रोवाइड कराता है, जिसने बहुत लंबे समय तक आईएसआईएस के खिलाफ लड़ा है। और टर्की की बात की जाए तो वाईपीजी को भी ये एक प्रकार का एक्सटेंशन बताता है पीके का। तीसरा यहां पर है पेशमर्गा इराक। पेशमर्गा भी बहुत महत्वपूर्ण एक आपका कुर्द का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आप बता सकते हैं, और ये वही है जिसने बिल्कुल फ्रंट लाइन में आकर आईएसआईएस के साथ लड़ाई लड़ी है, और हमेशा से अमेरिका भी इसे सपोर्ट करता आया है। कारण यही है कि ये जो पेशमर्गा इराक है, दे आर टू द की एलीज इन फाइट अगेंस्ट द आईएसआईएस एंड आर करंटली अंडरगोइंग अ यूएस सपोर्टेड मॉडर्नाइजेशन यूनिफिकेशन प्रोसेस शेड्यूल्ड फॉर द कंप्लीशन बाय द एंड ऑफ 2026। इमेजिन कर सकते हैं 2026 के अंत तक अमेरिका इसे कंप्लीटली मॉडर्नाइज कर देगी। अगर आप टेक की बात करेंगे उसमें भी, अगर आप वेपन्स की बात करेंगे उसमें भी, मतलब अपग्रेडेशन हो जाएगा। तो यहां पर कुल मिला के अमेरिका पूरा यहां पर गेम चेंज करना चाह रहा है। अब यूएस हमेशा कुर्द को इसके लिए सपोर्ट करते आया है कि उसने हमेशा अमेरिका का साथ दिया है अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट, जिसमें महत्वपूर्ण जो सबसे आ जाता है वो अगेंस्ट द आईएसआईएस आ जाता है। रीजंस यहां पर सिंपल सा है, कुर्द को काफी ज्यादा करेजियस और मोटिवेटेड फाइटर्स बताया जाता है। इनके पास लोकल नॉलेज है, इनके पर्टिकुलर रीजन का लोकल नॉलेज है। इसके साथ ही साथ एंटी आईएसआईएस सक्सेस एजेंडा के साथ ये लोग काम करते हैं। और ऑलरेडी आपने देखा होगा कि अगर मिडिल ईस्ट में किसी ने आईएसआईएस का नाम तक मिटाया है तो वो पर्टिकुलरली और कोई नहीं, कुर्दी ही है। मतलब यहां पर पूरे मिडिल ईस्ट में इन्हें बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लेवरेज है, और वो स्ट्रेटेजिक लेवरेज जो है वो और कोई नहीं बल्कि अमेरिका ही प्रोवाइड कराता है। अब जब भी स्ट्रेटेजिक लेवरेज की बात आती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं 2026 के एंड तक अमेरिका इसे ऑलरेडी काफी ज्यादा मॉडर्नाइज करना चाह रहा है। ईरान के लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात इसलिए है क्योंकि अगर कुर्द का एक इंटरफेरेंस बढ़ जाता है और यहां पर अमेरिका उनको और ज्यादा मॉडर्नाइज करते हुए, वेपन्स देते हुए ईरान के अंदर एक सिविल अनरेस्ट क्रिएट कराने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो यहां पर कुर्दिश सेपरेटिज्म चालू हो जाएगा। फॉरेन सपोर्ट टू कुर्दिश मिलिटियास ऑलरेडी मिलता है। इसका मतलब यह है कि एथनिक अनरेस्ट जो है इनसाइड द ईरान वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और इससे फायदा होगा किसको? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को। इफ कुर्दिश फाइटर्स बिकम एक्टिव इनसाइड ईरान इट कुड क्रिएट इंटरनल इनस्टेबिलिटी। लेकिन इंटरनल इनस्टेबिलिटी लाना भी कुर्द के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि कुर्द का सामना जिससे होने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि आईआरजीसी है, और इससे पहले भी कई सारे अनरेस्ट हुए हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, 2009 में ग्रीन मूवमेंट हुआ था, 2022-23 में वुमेन लाइफ फ्रीडम प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें आपको याद होगा महसा अमीनी नाम की महिला की मृत्यु हो गई थी। बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हुआ था, जो महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी। 2025-26 में तो मास प्रोटेस्ट चल ही रहा है, जिसका आज आप रिएक्शन देख रहे हैं। लेकिन इन सब में और आज के समय में बहुत बड़ा अंतर है। इन सब में अमेरिका और इजराइल की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन अभी अमेरिका और इजराइल का डायरेक्ट सपोर्ट है, वो भी मिलिट्री सपोर्ट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना ज्यादा प्रभाव अब नहीं पड़ेगा आईआरजीसी को उसकी इंटरनल सिक्योरिटी को प्रॉपर मेंटेन करने में। लेकिन फिर भी यहां पर पॉसिबल रिस्क जो है फिलहाल कुर्द के लिए कि यहां पर यह हो सकता है कि ईरान के अंदर फिलहाल एथनिक अपराइजिंग बढ़ जाए, रीजनल प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए, बॉर्डर इंसर्जेंसी बढ़ जाए। लेकिन रियलिटी यह है कि ईरान की जो सिक्योरिटी अपैरेटस है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि आईआरजीसी ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी को कंट्रोल करती है। किस तरीके से कंट्रोल करती है मैं बताता हूं। जब से 1979 में आईआरजीसी का फॉर्मेशन हुआ है तब से लेकर अब तक आईआरजीसी की खुद की ग्राउंड फोर्सेस है, खुद की नेवी है, एरोस्पेस विंग है, इंटेलिजेंस यूनिट्स है। मतलब ईरान की इकोनॉमी में इसके साथ ही उसका काफी बड़ा कंट्रोल भी है, और काफी सारे प्रॉक्सी ग्रुप को भी पूरे वेस्ट एशिया में ऑपरेट करती है, जिसमें हिजबुल्ला भी आ जाता है, हमास भी आ जाता है, और ऐसे टेरर आउटफिट्स आ जाते हैं जिसके माध्यम से ईरान ने तबाही मचाई है। अब यहां पर एक प्रकार से देखा जाए तो ये काफी ज्यादा स्ट्रांग बताई जाती है ईरान की खुद की आर्मी से। और देखिए क्यों पावरफुल है। इंटरनल सिक्योरिटी की जब अपन बात करते हो, आईआरजीसी बासिज मिलिशिया के नाम से ऑपरेट करती है, और जितने भी प्रोटेस्ट हुए अभी तक उसे क्रश करने का काम बासिज मिलिटिया ने ही किया है।
फॉरेन पॉलिसी में मैंने आपको बताया हिजबुल्लाह, हौतीस, ये सब रीजनल प्रॉक्सी जितने भी गुट है इनको सपोर्ट करती है। इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा कंट्रोल है। कंस्ट्रक्शन, ऑयल, टेलीकॉम सेक्टर, मतलब ईरान की जो बड़ी इकोनॉमी है, जो लार्जेस्ट पार्ट है, उसमें भी इसका शेयर रहता है। कारण यही कि इसका पॉलिटिकल इंफ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि अब अगर अमेरिका कुर्दों के कंधों के ऊपर बंदूक रख के गोली चला रहा है तो इसका सीधा सामना होने वाला है ईरान के इंटरनल सिक्योरिटी के साथ, IRGC के साथ। भले ही अमेरिका इजराइल बाहर बाहर की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका को रियलाइजेशन हो गया है कि अब अगर हमें इस वॉर को एंड करना है तो ईरान के अंदर घुसना होगा। कुर्दों के बगैर यह संभव नहीं है। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि इस पर आपका क्या सोचना है। जय हिंद, आप सभी को एक बार फिर से।